हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर का महाराष्ट्र बोर्ड का, वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन क्या है, किसने दिया भाई? जाहिर सी बात है न्यूटन ने दिया। मोशन की बात करोगे आएगा बात किसका आएगा? बात हमेशा न्यूटन का। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था। लास्ट टाइम मैंने 3 लॉज ऑफ मैंने क्या दिया था? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ था। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने प्रूफ कराया था बहुत ही इजी तरीके से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हो, आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन कहीं भी हमेशा आएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो बात करेंगे वो है लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, वो है इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में पूरा बात करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, कितने लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। तो 3 लॉज ऑफ मोशन भी है यहाँ पर। न्यूटन ने जो है 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था। तब ये सवाल ये है कि यार ये क्या चीज है भाई? देखो, जो भी चीज अगर चल रही है तो उसके 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिया, जिसका नाम क्या था भाई? सबसे पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इक्वेशन है ये, मतलब मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ टाइम होगा। तो उसका अपना 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 क्या होता है, अलग अलग जो क्राइटेरिया रखेगा, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अलग अलग वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब निकाल लेंगे। लेकिन जो भी मोशन होगा उसके अंदर कुछ कानून भी तो होना चाहिए भाई। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, कोई भी लॉ, कोई भी चीज अगर हो तो उसके अंदर कोई ना कोई कानून का होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, मोशन के अंदर भी कानून है, उन कानून को पढ़ेंगे। और वो कानून किसने बनाया था? न्यूटन ने बनाया था। तो वो पहला क्या है भाई? पहला है फर्स्ट लॉ, उसका नाम ही है फर्स्ट लॉ। दूसरा है सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नाम ही है, लेकिन उसके कुछ और भी नाम है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ क्या है, उसकी बात करते हैं। तो न्यूटन ने जो दिया हुआ था, ये न्यूटन का दिया हुआ, कॉमन सेंस से लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ की। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है न्यूटन का? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, रुका है तो रुका रहना चाहेगा, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो, है कि नहीं? कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, ठीक है। वो अपनी पोजीशन जब तक नहीं बदलेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए, ये मार्कर ऐसे हाथ में है, तो ये मार्कर हमेशा हमेशा ऐसा रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लगा दिया जाए, ये हमेशा हमेशा वहीं का वहीं रहेगा, ये कभी भी इधर उधर नहीं होगा जब तक कि मैं इस पर फोर्स लगा के इसको चेंज ना कर दूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए रोकने के लिए। अब सोचोगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी बॉल है ऐसे आप उसको पुश करते हो, फोर्स लगाते हो तो थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। सर आपका बात गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज में जब कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होता है, कुछ दूर चलता है फिर रुक जाता है। रुकने की वजह एक है, अंदर उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकता है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आके रोके। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ रोक रहा है, तब फिर आप बोलोगे कि हाँ इसमें कोई फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स तो ऑटोमेटिक लगी रहा है रोकने के लिए, ठीक है। अब याद रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, क्वालिटी बताता है, किसी फोर्स की क्वालिटी को बताता है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नाम मैं आपको बता दूं, नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ समझना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कुछ नाम है, जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो याद रखना, फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि इनर्शिया क्या होता है। देखो एक एक पॉइंट है यहां पे जो समझने की है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसी का नाम क्वालिटेटिव लॉ भी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते होंगे भाई, कुछ तो वजह होगा ना, इसका नाम अलग अलग है। सबसे पहली बात करते हैं क्वालिटेटिव लॉ क्या होता है। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी यार। तो ये क्या काम करता है, फोर्स की क्वालिटी को बताता है। फर्स्ट लॉ क्वालिटी को बताएगा कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो बहुत बड़ा सा है,
बहुत बड़ा सा, मान लो ट्रेन है, अब आप ट्रेन को रोकना है भाई, तो ट्रेन के रोकने के लिए कितना ट्रेन के अंदर फोर्स है ना, उसको लगाना पड़ेगा, बहुत भारी भरकम फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ट्रेन रुकेगा। एक छोटा सा बच्चा है, वो दौड़ते हुए आ रहा है, उसको रोकना बहुत आसान है, रोक लोगे, है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर क्या है, तेज तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर फोर्स ज्यादा नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा चोट नहीं लगेगी, आप रोक दोगे। एक भारी भरकम आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, उसको आप डिफिकल्ट लगेगा रोकने में। कहने का मतलब क्या है कि फोर्स की क्वालिटी को बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चल रहा है तो उसको रोकने में कितना मेहनत करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा सा मार्कर है, इसको पुश करना बहुत आसान है, इसको इधर मारोगे चला जाएगा। इसके जगह पर थोड़ा बड़ा चीज है, पत्थर है बड़ा सा, इसको ऐसे थोड़ी ना पुश करने से भागेगा, ठीक है। इसी की जगह पर मान लो यही दीवार है यार, तो दीवार को आप पुश करके थोड़ी ना इसको मूव करा दोगे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यही क्वालिटी को बताता है कि फोर्स की क्वालिटी है भाई, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, उसको चलाने की कोशिश करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको क्या है, किसकी वजह से चल रहा होगा, फोर्स की वजह से, ऐसा बोल दो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो भी फोर्स की वजह से रुका हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर फोर्स जरूर लग रहा है। जैसे ये रुका हुआ है तो इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन बराबर तक फोर्स लग रहा है। देखो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, ये इसलिए क्या है, बैलेंस है। तो जब कोई भी चीज बैलेंस होगी, मैंने शुरुआत में यही बताया था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस होगा तो उस पर फोर्स तो लगता है, लेकिन बराबर लगने की वजह से वो कभी मोशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने के लिए फोर्स बराबर नहीं होना चाहिए। देखो बराबर नहीं किया, फौरन चलना शुरू कर देगा, देखो गिरना शुरू कर दिया। तो फोर्स मोशन कब होता है, जब अनबैलेंस फोर्स होता है, यह बात याद रखना। तो आपको क्वालिटी पता चल गई, फोर्स की क्वालिटी क्या होती है। दूसरा नाम इसका जो लॉ ऑफ इनर्शिया, यार इनर्शिया जो सही बात देखा जाए, इनर्शिया मतलब एक तरीके से लेजीनेस, सुस्ती की बात करो। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, सुस्त आदमी कैसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा सुस्त है, बहुत ज्यादा लेजी है, तो कैसे आप बोलते हो, जब इंसान क्या है, जिस पोजीशन पे है, मतलब सोया हुआ है तो सोया हुआ है, ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, बोलो रुक जा भाई, नहीं रुकेंगे, क्यों, क्योंकि उसको चलने में मजा आ रहा है तो चल रहा है, लेजीनेस की वजह से नहीं रुक रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इनर्शिया एक लेजीनेस है, लेजीनेस है भाई, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बोलो। तो वो क्या काम करता है, ये जो लेजीनेस, ये जो इनर्शिया है ना, इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दिया था। ये इसके बारे में जो भी बात बताया था, ये लेजीनेस के बारे में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की ये लेजीनेस है कि अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ है, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा। ये बात न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में लाया हुआ है, लेकिन सही माने में गैलीलियो लॉ है। तो मैं तो इसको गैलीलियो लॉ बोलूंगा, क्योंकि गैलीलियो गैलीली बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने टेलीस्कोप के बारे में इन्वेंशन किया, बहुत अच्छा पता है उन्होंने। टेलीस्कोप जो है उन्हीं का दिया हुआ है, और उसी से जुपिटर के जो है मून उन्होंने रिसर्च किया, 4 मून उन्होंने बताया हुआ था। तो गैलीलियो गैलीली का ये लॉ है, और न्यूटन ने बहुत ही ज्यादा कॉपी किया हुआ है। गैलीलियो गैलीली का बहुत ही ज्यादा डिक्टो कॉपी जो है न्यूटन ने किया हुआ है, काफी हर जगह पर, बहुत जगह पर मिलेगा। तो ये गैलीलियो गैलीली का दिया हुआ है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भाई क्या बताता है, इनर्शिया मतलब मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेजीनेस है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक फुटबॉल किसी भी मान लो जमीन पर रखा हुआ है, एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल है, इसे रखा हुआ है। अगर ये वैसे के वैसे रखा रहेगा, अगर जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगा दो, अगर फोर्स लगाओगे तो ये चलना शुरू करेगा। जरूरी नहीं है यार, यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको भाई, ये फोर्स लगाने पर ये चल सकता है। अब अगर जो बहुत बड़ा रहे, बोल दो ये क्या है, स्टील का फुटबॉल रहे, तो ऐसे मारोगे तो बड़ा सा है, तो इससे थोड़ी ना चलेगा कि ऐसे ढकेल दोगे चलने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को, जितना ज्यादा बड़ा मास रहेगा उसके हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया उतना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा सुस्ती रहेगी। भाई जितना मोटा आदमी होता है उतना ही तो उसके अंदर सुस्ती होती है। मोटा आदमी रहता है तो जैसे बहुत ज्यादा मोटा आदमी रहेगा, कोई मोटा होगा तो बुरा ना मानना, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा लेजीनेस रहेगा। वो क्या काम करेगा, थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन पे, जहां पे बैठा है, सोया हुआ तो जल्दी से उठेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा पतला दुबला होता है तो क्या है, उसके अंदर एक्टिवनेस ज्यादा होती है। क्यों, जिसके अंदर मास कम होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। तो इस पता ये चला कि इनर्शिया क्या किस पे डिपेंड करती है, मास पर। मास ज्यादा होने पर इनर्शिया ज्यादा, और मास कम होने पर इनर्शिया कम होगा। बात समझना। तो अगर मान लो यहां पे फुटबॉल नॉर्मल जो आप खेलते हो वो वाला रखा हुआ है यार, और इस पर फोर्स थोड़ा सा लगाए तो ये चलना शुरू कर देगा, लेकिन जाते 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 कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब सोचोगे रुक क्यों गया, इसलिए रुक गया यार क्योंकि इसके बीच में ना, ये फुटबॉल और जमीन के बीच में ये जो भी ये फ्लोर था, इसके बीच में क्या था,
इनर्शिया, इसके बीच में एक फोर्स था जिस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोजिशन करता है, बोलता नहीं जाना है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उसको चलने से रोकता है, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है। या फिर अगर मान लो अगर कहीं ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता, तो जरा सोचो यार, जैसे कभी कभी क्या होता है, एकदम प्लेन रहे, एकदम प्लेन कर दिया जाए, ऑयल डाल दिया जाए और आप एक जगह चल पाओगे क्या? फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो चल नहीं पाते। फ्रिक्शन फोर्स का रहना, थैंक्स गॉड फ्रिक्शन फोर्स हर जगह है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता यार तो कोई भी चीज आप रुक ही नहीं पाते, कैसे रोक पाते बताओ ना, रुक ही नहीं पाते। तो फ्रिक्शन फोर्स रहना अच्छी बात है, इनर्शिया होना भी अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा भी ना रहे कि हवा की तरह सब उड़ने लगे, तो इनर्शिया भी होना जरूरी है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहता है कभी भी, लेकिन अगर उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए तो वो रुक जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, सबसे पहली बात तो आपको समझ में आएगा कि इनर्शिया क्या है ना। इनर्शिया एक लेजीनेस है कि जैसे जैसे पोजीशन में रहना चाहे उसी पोजीशन में रहे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अब अगर इसका एग्जांपल बोला जाए दूसरा, गाड़ी में मान लो गाड़ी खड़ी है और आप बैठे हुए हो, अचानक गाड़ी चालू कर दिया, गाड़ी चालू करेगा तो आप किधर भागोगे बताओ? गाड़ी पे बैठे हुए हो और अचानक गाड़ी चालू करता है तो आप किधर भागते हो? पीछे की तरफ, ऑब्वियस सी बात है। क्यों भागते हो पीछे की तरफ? क्योंकि आप क्या है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, आपका बॉडी जितना गाड़ी पे बैठा हुआ है, जितना पोर्शन गाड़ी पे है, उसको तो मालूम हो जा रहा है कि ये गाड़ी जा रही है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कुछ खबर ही नहीं होता है, बेचारे को धोखा है, उसको तो खबर ही नहीं होता है कि गाड़ी जा रही है। तो जैसे गाड़ी आगे जाती है वो तो सोचता है कि मैं तो रुका रहूंगा ना, तो ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन तो आगे चला जाता है और ऊपर वाले पोर्शन को मालूम नहीं होता है कि गाड़ी आगे जाएगी, इसकी वजह से वो क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। तो यही वजह, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं कौन सा? इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट मतलब वो गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए उसको इनर्शिया एट रेस्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा एग्जांपल आप नॉर्मली देखते होगे यार, कि कोई भी, ये सबसे बढ़िया गाड़ी वाला एग्जांपल है। दूसरा, अगर मान लो कोई गाड़ी पे आप चल रहे हो, अचानक ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगाएगा, गाड़ी पर आप बैठे हो तो आगे की तरफ भागते हो। क्यों? क्योंकि यार गाड़ी, जो आपका बॉडी का नीचे वाला पोर्शन है उसको तो मालूम है, क्योंकि वो गाड़ी के साथ चल रहा है तो उसको मालूम हो जाता है कि गाड़ी रुक गई, ये रुक जाता है। लेकिन आगे वाले पोर्शन को, ये पोर्शन जो उसके बस से टच नहीं देता है, उसको नहीं मालूम हो पाता कि गाड़ी रुक रही है। इसकी वजह से वो क्या है, जिस पोजीशन में रहना चाहता है उसी पोजीशन में भागता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, आप आगे की तरफ, ब्रेक लगाने पर आप आगे की तरफ भागते हो। तो ये क्या है भाई, ये इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इन मोशन है, ठीक है। इनर्शिया इन मोशन, क्यों? क्योंकि मोशन वाली इनर्शिया है भाई, ऑब्जेक्ट चल रहा था उसका वाला इनर्शिया हुआ, कि ऑब्जेक्ट चल रहा था तो चल रहना चाहता था। एक और इनर्शिया बताओ, जरा बताओ, कार में आप बैठे हुए, ठीक है, एक घुमाव आया और कार ने घुमाया, ठीक है, एक राउंड आया, घुमाव आया, ठीक है, टर्न, और कार ने घुमाया, तो आप किधर भागते हो जरा बताओ? तो आप देखते होगे कि कार इधर घूमता है तो आप बाहर की तरफ भागते हो, वो भी एक इनर्शिया है, ठीक है। उसको बोलते हैं इनर्शिया इन डायरेक्शन या इनर्शिया एट डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया और डायरेक्शन इनर्शिया है, डायरेक्शन की वजह से भी धोखा हो जाता है कभी कभी। गाड़ी इधर जा रही है, बॉडी को मालूम है कि इधर जा रहा है, इधर आपने घुमाया हो, बाहर की तरफ भागने लगता है। अब आप इसका और अच्छा एग्जांपल बताओ, इनर्शिया डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन इनर्शिया। देखो, एक जो है, आप क्या काम करो, कभी कभी देखे होगे ये जो है गिलास में पानी भर लेते हैं और ऐसे बांध लेते हैं, रोप से, रस्सी से बांध लेते हैं और ऐसे से नचाओ तो क्या होगा, पानी नहीं गिरता है। पानी क्यों नहीं गिरता है मालूम है? उसका वजह सिंपल सा यही है, क्योंकि उसको डायरेक्शन की वजह से जैसा पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। तो इसको जैसे मान लो गिलास में पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है और आप क्या काम करो, ऐसे रस्सी बांध के इसको ऐसे नचाओ। तो जब इसको नचाओगे तो क्या करेगा, बार बार अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन को जहां पे है वैसे रखने देना चाहेगा, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रखने देना चाहेगा। इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि अपनी पोजीशन को लगातार तो चेंज करता रहेगा, लेकिन क्या होगा, जैसा है पानी वैसे रहेगा, वो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है, लेजीनेस है, ठीक है। उससे और ज्यादा एग्जाम्पल अगर आपको अच्छा चाहिए तो देखो, एक गिलास है और ऐसे क्या काम करो, गिलास के ऊपर ऐसे एक पेपर रख दो, गिलास के ऊपर एक पेपर रखो, उस पर एक कॉइन रख दो,
ठीक है, छोटा सा कॉइन, ये पेपर अचानक खींचो तो ये कॉइन तो रुका हुआ है ना, तो ये समझेगा कि इसके साथ धोखा दे सकते हैं हम, इसको धोखा दे सकते हैं। आप घर पे करके देख लेना, गिलास लेना, गिलास के ऊपर पेपर रखना, उस पर कॉइन रख देना बीच में, और अचानक ऐसे खींचना है पेपर को, तो देखोगे कि पेपर के साथ ये कॉइन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कॉइन के अंदर कुछ मास है, और मास है तो इनर्शिया है, इनर्शिया है मतलब लेजीनेस है, तो क्या काम करेगा, आपका पेपर भाग जाएगा और ये कॉइन इस गिलास के अंदर गिर जाएगा आराम से। कई बार मैंने करके देखा, आप चेक कर लेना, ये कॉइन गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया है, सुस्ती है, लेजीनेस है, इसकी वजह से वो अपने जगह पर ही रहना चाहेगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है भाई, हमारा इनर्शिया है। अरे यार और भी ज्यादा कितना एग्जांपल इनर्शिया का बताओ। मान लो पेड़ में क्या है, फल लगे हुए हैं, ठीक है, और आप जैसे हिलाते हो तो पत्ते गिरने लगते हैं, फल फ्रूट जो भी है गिरने लगता है। उसका वजह क्या है, क्यों गिरता है बताओ जरा? इसलिए गिरता है क्योंकि वो जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना देना चाहता है। तो पत्ता है तो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना देना चाहेगा अपने आप को, वो अपने आप को चेंज नहीं करता है। तो जैसे आप हिलाते हो उसमें क्या होता है, वो पत्ते जहां पे रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज नहीं करने देना चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो गिर जाता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मान लो मैट है, तो मैट के अंदर जब डस्ट आ जाता है तो आप उस पर जैसे जर्क मारते हो तो क्या होता है, डस्ट बाहर निकल जाता है। क्यों बाहर निकल जाता है भाई? क्योंकि जिस पोजीशन में वो जो डस्ट है उसी पोजीशन में रहने देना चाहते हैं, अपने आप को उसी पोजीशन में बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या होता है, डस्ट जो है रुके होते हैं, तो रुके ही रहना चाहेंगे, इसलिए क्या होता है, आप जब मोशन में लाते हो तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है इनर्शिया का। इनर्शिया जो है ये समझ लो बहुत बड़ा हिस्सा है, आगे चलकर इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में, इसका क्यों नाम है, फर्स्ट लॉ का समझ में आया। अब अगर मैं इसको इसका एग्जांपल से बताया, इसकी डेफिनेशन अगर बोला जाए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट टेंड्स टू मूव, इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। वही सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हिंदी में बोलें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, रुका है तो रुके रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। लोग रट लेते हैं लेकिन दिल से समझ नहीं आता है क्या है यार। आप समझ में आया क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का चलना या रुकना, ये समझ लो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, नहीं तो अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहना चाहेगा, बदलता नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यार, अब अगर इनर्शिया बोलो तो इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच क्या करता है, वो काम क्या करेगा, वो अपने जो पोजीशन विच टेंड्स टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्यों क्या काम करेगा, इनर्शिया हमेशा अपनी पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रखने देना चाहेगा। कभी भी चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, रोक रहा है तो रुकी हुई ऑब्जेक्ट तो रुके रहना चाहेगा। ये ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहलाती है। तो पोजीशन को मेंटेन किए रहना, जैसे का जैसे, ये ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इनर्शिया होती है, याद रखना। अब इसी को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जैसे मान लो पंप सेट होता है, पंप सेट होता है और मशीन के इंजन होते हैं, उनके अंदर बड़ा बड़ा व्हील लगा होता है। वो जो व्हील लगा होता है ना, वो भी मास बहुत बड़ा बड़ा व्हील होता है। तो व्हील ज्यादा बड़ा बड़ा लगा होता है, ऐसे वो क्या काम करता है, गाड़ी को जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में बनाए रखने में मदद करता है। तो ये इनर्शिया बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ गया बेटा? अगर आपको डेफिनेशन की बात करो ना, तो डेफिनेशन में ये लिख देना, सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, तो लिखोगे क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट टेंड्स टू मूव, इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रेस्ट until an external force is not applied। बस ऐसे लिख दो। What is inertia? Inertia is a type of property which tends to maintain its original position। बस हो गया भाई, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बस समझना ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन तो बुक में मिल जाए करेगी, हजारों बुक, ठीक है, गूगल पे मिल जाए करेगा, लेकिन समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी होता है फिजिक्स के अंदर। तो ये मैंने बता दिया फर्स्ट लॉ, उसका नाम इनर्शिया क्यों है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यही तो है फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया, इसको फर्स्ट लॉ बोल दिया, हालांकि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये गैलीली का दिया हुआ यार, सो रिस्पेक्ट हिम। उसके बाद क्वालिटेटिव लॉ क्यों है भाई, क्योंकि ये फोर्स की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, फोर्स के बारे में बताता है कि उसकी खासियत क्या होती है। भाई कोई चीज चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, रुके है तो रुके रहना चाहिए, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चलाया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ जरा? तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया।
ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो बताना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई? सेकेंड लॉ, अब सबसे पहली बात देखो सेकेंड लॉ क्या है भाई। इसको समझने के लिए ना अगर कोई डेफिनेशन में जाओगे, बुक में जाओगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट लॉ तो चलो कम से कम डेफिनेशन से कुछ समझ में आ जाएगा, सेकेंड लॉ डेफिनेशन से तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार सेकेंड लॉ क्या है। पहले तो इसका मैं नाम बता दूं, क्योंकि अपने को नाम बताने बहुत अच्छा लगता है। इसका सेकेंड लॉ का नाम क्या है भाई? सेकेंड लॉ का नाम है क्वांटिटेटिव लॉ। क्या नाम है भाई? क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव लॉ। तो सेकेंड लॉ का नाम है क्वांटिटेटिव लॉ। अभी क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी यार, तो ये क्या काम करेगा ना, सेकेंड लॉ क्या बात करेगा, जो फोर्स है ना उसकी क्वालिटी को नहीं बताएगा, क्वालिटी फर्स्ट लॉ बताता है, ये क्वांटिटी को बताता है। भाई कितना फोर्स लगाओगे, कोई भी मान लो इतना बड़ा मास है, उसको चलाना है, तो चलाने के लिए उसको एक्सीलरेट करने के लिए कितना मास लगाओ, कितना फोर्स लगाओगे, तो ये क्वांटिटी को बताता है। बहुत काम का चीज है। अगर सेकेंड लॉ ना होता ना तो सिर्फ किसी भी चीज की प्रॉपर्टी समझ पाते, लेकिन कितना फोर्स लगाओगे। मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसको मान लो निकालना है, या हमारा कोई भी बोर्ड, इसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए इसका पता लगाना पड़ेगा भाई इसके अंदर फोर्स कितना, इसका मास कितना है, तो उसको कैसे निकालना होगा। तो उस निकालने के लिए क्या है, वो कितना फोर्स लगाओगे ना, उसको कौन बताता है? ये हमारा सेकेंड लॉ बताता है। लेकिन ये सिर्फ बताता है, फर्स्ट लॉ सिर्फ बताता है कि भाई फोर्स लगाओगे तो निकल जाएगा, लेकिन इतना काफी नहीं है ना। फोर्स लगाओगे तो निकल जाएगा, लेकिन कितना फोर्स लगाओगे तब निकलेगा, कितना, जो आया वर्ड ना, ये कौन बताता है? सेकेंड लॉ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत दिन से मैं रटते जा रहा हूं भाई, कि अगर मान लो कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाओगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? सबसे पहली बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट, वो चीज क्या काम करेगी? चलने की कोशिश करेगी। अबे ऑब्वियस सी बात है यार, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाओगे तो वो क्या काम करेगी? एक्सीलरेशन करने की कोशिश करेगी, एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी, एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, सबसे पहला क्राइटेरिया है वो चलने की कोशिश करेगी। जरूरी नहीं कि चले, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि चले। अरे भाई छोटा सा कोई भी सामान है, चीज है, तो उस पर फोर्स लगाओगे चलने लगेगा। अब थोड़ी ना किसी भी, एक ट्रेन है, अब ट्रेन को ट्रक है, आप बोलो फोर्स लगाओगे चलने लगेगा नहीं। तो फोर्स क्या काम करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट चलने लगे। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में रख लेना। तो फोर्स क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करने की कोशिश करता है। तो जरा मैं इसको ऐसे लिखूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। बेटा इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब डिपेंड करना, जब ये बदलोगे तो ये बदलेगा। तो ठीक है यार, ये बात तो सच बात है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेट करेगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश तो करेगी भाई, इस बात को मैं भी मान रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक बात उल्टा पूछूं, सिर्फ एक उल्टा बात पूछूं, मैं बोलूं अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं? अरे सिंपल सी बात है यार, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर फोर्स तो लग ही रहा है। बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा आसान कौन सा बोलना है? मेरे को लग रहा है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो समझ जाओ वहां पे फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट का चलना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ये दिमाग में रखो बेटा कि आपको क्या करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर फोर्स जरूर लग रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है यार कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, अगर उसके अंदर चल रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या फोर्स, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है भाई, एक मास है, एक छोटा सा, हमारे पास एक छोटा सा मास है, ठीक है, यहां 1 kg का है मान लो, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है जो 2 kg का है, 2 किलो का है, एक किलो का है, एक 2 किलो का है। अब मैं बोलूं इन दोनों को हमें क्या करना है? चलाना है, एक्सीलरेट करना है, चलाना है। तो जरा बताओ
इस पर अगर थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो ये चलना शुरू करेगा, लेकिन उतना ही फोर्स इस पे लगाऊंगा, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इसका मास ज्यादा है तो इसके अंदर लेजीनेस ज्यादा है। देखो फर्स्ट लॉ भी आया काम, मास इसका ज्यादा है तो लेजीनेस ज्यादा है, तो लेजीनेस ज्यादा है तो लेजीनेस को दूर करने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको ज्यादा फोर्स देंगे तब चलने लगेगा। तो एक बात ये पता चला कि यार फोर्स लगाने पर बॉडी एक्सीलरेट तो करेगी, लेकिन उसमें ध्यान देना होगा कि उसका मास कितना है। भाई आप मान लो ये मार्कर है, अब इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन में फर्क है, इसको आप ज्यादा आराम से थोड़ा सा फोर्स लगाओगे आराम से चलना शुरू करेगा, इसको कम फोर्स ज्यादा फोर्स लगाओगे नहीं चलेगा। अगर मान लो फोन ले लिया जाए, एग्जांपल के लिए फोन ले लिया जाए, उतना ही फोर्स लगाओगे इस पर कुछ नहीं होगा, मार्कर पे करोगे उतने में गिर जाएगा। बात को समझो। यहां पर यह भी जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो एक्सीलरेट करेगा, लेकिन ध्यान देना होगा कि उसके अंदर मास को भी ध्यान देना होगा। अगर मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, अगर मास कम होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए। अब वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो ये बात तो मैंने जितना बोला समझ में आया। अब कभी भी ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ये सिर्फ फोर्स लगाने पर एक्सीलरेट नहीं करेगा, लेकिन यहां पे ध्यान देना होगा कि फोर्स डिपेंड करेगा मास पर भी। अगर मास ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट कम एक्सीलरेट करेगा, ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से नहीं भागेगा। अगर मास कम होगा तो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से भागेगा, उसमें ज्यादा कम फोर्स लगाओगे भागने लगेगा। तो फर्स्ट लॉ बोला जाता है F इज इक्वल टू ma। लेकिन अभी बात यहां पे कंप्लीट नहीं हुई, इसी बात को थोड़ा सा देखो। ये मैंने क्या किया, जो भी बोला उसको मैंने क्या किया, एक जस्ट लेटर में लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको, इसी को तो फॉर्मूला बोलते हैं। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कभी कभी बोलते हैं व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। बस हो गया। बात समझ में आया क्या? दिल से समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको क्लियर हो गया कि हाँ यार ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास देखा जाएगा सबसे पहली बात कि मास कितना ज्यादा है, फिर उसके हिसाब से फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेट करेगा। ये बात क्लियर हुआ। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो अभी कुछ नया नया चीज मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो फोर्स F इज इक्वल टू ma को ही उठाएंगे और इससे एक नया टर्म आएगा मोमेंटम, और मोमेंटम को फिर आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर कट समझ में आएगा सेकेंड लॉ। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो मोमेंटम और क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।